कितना आवश्यक है। और हमने पढ़ा कि डिसिप्लिन जो है वो दो विधि हैं जिससे डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं, डिसिप्लिन को बना करके रख सकते हैं। एक विधि बताई हमने सुझाव विधि, और दूसरी विधि के बारे में हमने बात की कि दंड या भय विधि। सुझाव विधि के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास जो है वो सुझाव विधि के अंदर आते हैं, और उसके बाद डर, भय, प्रेशर जो है वो दूसरी विधि के अंदर आता है, अर्थात प्रेशर जो है वो दूसरी विधि के अंदर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अनुशासन जो है दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत अनुशासन और दूसरा सामूहिक अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन एक सैनिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक से मिलकर के सेना बनी है, अकेले से सेना नहीं बनी, या पूरा समूह जो है वो किसी पर्टिकुलर एक बंदे से नहीं बना, एक एक से मिलकर के ही सेना बनी है। इसलिए व्यक्तिगत अनुशासन को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, और व्यक्तिगत अनुशासन का अपना अहम रोल है, क्योंकि एक सैनिक है, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई करते समय अगर बिछुड़ जाता है, अकेला रह जाता है कहीं अपनी कंपनी से, तो उस समय में वो व्यक्तिगत अनुशासन ही उसका काम करता है, व्यक्तिगत विवेक ही वो व्यक्तिगत विवेक से कार्य करता है, और उससे ही वो उस समस्या से बाहर निकलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अनुशासन का होना अति आवश्यक है। उसके बाद हमने बात की थी कि सामूहिक अनुशासन, सामूहिक अनुशासन भी बहुत जरूरी है। दोनों का अपना रोल है, दोनों को अपनी जगह पर अपना अलग अलग महत्व है। तो इसमें जो सामूहिक अनुशासन की हम बात करें कि पूरी की पूरी सेना जो है वो एक समूह है, पूरी की पूरी सेना का समूह है। जैसे हम बात करते हैं 12 लाख हमारी आर्मी है, और इतनी बड़ी सेना होते हुए अगर वो अनुशासन में नहीं होगी तो वो एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और उस भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल कार्य होगा, अर्थात वो भीड़ जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इसलिए सामूहिक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, और सामूहिक अनुशासन का होना इसलिए जरूरी है ताकि उस सेना को गतिशील बनाया जा सके, उस सेना को आगे बढ़ने में गतिशीलता प्रदान हो। इसलिए गतिशील बनाए रखने के लिए सामूहिक अनुशासन का होना जरूरी है। जैसे आपने नाम सुना होगा सिकंदर की, हमने कल भी बात की थी कि सिकंदर जो है वो एक महान और प्रसिद्ध जो है सेना नायक रहा है। उसने अपने जीवन में अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, और लगभग सभी लड़ाइयों में उसने सफलता प्राप्त की है, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और नेतृत्व की वजह से। उसने अपनी सेना को इस प्रकार से दिशा दी, इस प्रकार से रास्ता दिखाया, इस प्रकार से उनको नेतृत्व उनका किया ताकि वो उस रास्ते पर चल करके सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी प्रकार से अनुशासन का अपना अहम रोल होता है, और सामूहिक रूप से अनुशासित होना अति आवश्यक है अगर अपनी सेना को गतिशील बनाना है, अपनी सेना को कार्यशील बनाना है। नहीं तो जैसे आपने देखा ग्रीक फ्लैंक्स के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ग्रीक फ्लैंक्स एक ठोस संगठन था, उसमें 16,384 सैनिक थे, लेकिन सारे के सारे आयताकार फॉर्म में लगे हुए थे। लेकिन जब वो मार्च करते थे तो उनके बीच में जो है फासला, पहले वो खड़े होते थे तो उनका डिस्टेंस जो है 6 फीट का होता था, लेकिन मार्च करते थे तो फैसला 3 फीट का रह जाता था, और जब लड़ाई लड़ते थे तो वो फैसला ग्रेट फ्लैंक्स का जो था वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 फीट का ही रह जाता था। तो इस प्रकार से वो एक संगठन जो था वो गतिहीन संगठन था। उसकी हार का कारण भी यही बना, वो ठोस तो था लेकिन वो गतिशील नहीं था, बदलते हुए समय के अनुसार परिवर्तन करना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए सेना में बदलते हुए समय के अनुसार परिवर्तन करना अति आवश्यक है, और वो तब हो सकता है जब हमारी सेनाएं गतिशील होंगी, और गतिशीलता तब आ सकती है जब हम अनुशासित होंगे, और अनुशासन तब आएगा तब हमारा नेतृत्वकर्ता, हमारा सेनापति कुशल, सक्षम और दक्ष होगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। तो ये सामूहिक जो
अनुशासन है उसका अपना रोल है। इस सामूहिक अनुशासन की हमने बात की। उसके बाद मैंने बात किया थी कि अनुशासन के लक्षण क्या क्या हैं, कि कैसे हम पता लगाएं कि ये अनुशासित है, ये अनुशासनहीनता फैला रहा है। तो इन चीजों का हम पता लगाएं। कुछ चीजों में हम कल हमने डिस्कस की थी कि सबसे पहले 2 तरीके बताए हैं कि कैसे उन लक्षणों का पता लगाएं, इस सैनिक में वो लक्षण है या इस सैनिक में वो लक्षण नहीं है। तो 2 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है कि एक अनुशासनशीलता के लक्षण और दूसरा अनुशासनहीनता के लक्षण। पहले हमने बात की थी पहली कैटेगरीज के अंदर, जैसे अनुशासनशीलता के लक्षण, उसमें हमने बात की थी कि अनुशासनशीलता का मुख्य लक्षण जो है वो सैनिक या दल जो होता है वो जागरूक होना चाहिए। जो भी दल है, जो भी हमारी सेना है, वो जागरूक होनी चाहिए। भाई उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उनका उनको बोध होना चाहिए। उनके बारे में उनको जागरूकता होनी चाहिए कि हमारी ये ड्यूटीज है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको हमने पूरा करना है। और दूसरा, अपने नेता के ऊपर उनको भरोसा होना चाहिए, अर्थात वो अपने नेता का सम्मान करें, अपने नेता की इज्जत करें और उसके आदेश की पालना करें। अर्थात वो जब तक वो अपने नेता का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक वो अपने कमांडर का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक वो अनुशासन में नहीं रह सकते। और उसके बाद बताया गया था कि दिए गए कार्यों के प्रति जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को तमन्ना के साथ पूरा करें, अर्थात पूरे लगन और मेहनत के साथ उसको पूरा करें। अर्थात दिए गए कार्यों के उद्देश्यों में विश्वास रखें। जो कार्य उनको दिया गया है उसमें उनकी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे नेता ने या हमारे कमांडर ने जो कार्य दिया है वो हमारे लिए पवित्र है और उसको पवित्र मान करके हम उसको पूरा करेंगे, तो हम अनुशासनशील कहलाएंगे। और उसके बाद बताया गया है कि प्रशिक्षण में पूरे तन मन के साथ हम उस प्रशिक्षण को, अर्थात पूरी तमन्ना के साथ प्रशिक्षण को पूरा करें। उसमें जो चीज हमें सिखाई जाए तभी हम अनुशासन में रहेंगे। उनको अगर हम तमन्ने के साथ सीखेंगे तो हम अनुशासन में रहेंगे। अगर उसमें हमारी आस्था नहीं होगी, हमारी लालसा नहीं होगी, हमारी जिज्ञासा नहीं होगी, तो हम नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद अपने नेता व समूह के सभी सदस्यों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए कि जो हमारी सेना है, जो हमारे साथी हैं, जो हमारा समूह है, जो हमारा नेता है, उनके साथ हम सद्व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, तभी हम अनुशासन में होंगे। ये तो आपने सुना ही है कि लव बिगेट्स लव, तो प्यार के बदले प्यार मिलता है। अगर हम दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो ये तो एक कहावत है कि लव बिगेट्स लव, प्यार के बदले प्यार मिलता है। हम दूसरे को जैसा सिखाएंगे, जैसा रिस्पॉन्स देंगे, जैसा रिगार्ड करेंगे, वो लौट करके आएंगे। जैसे आपने कभी देखा हो कि एकांत में आप जाइए और एकांत में जो है जा करके आप ऊंची ऊंची आवाज में बोलिए, और वो जैसे ही आप बोल करके चुप होते हैं, वो वापस वही आवाज आपके कानों में गूंजती है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने बोला वही आपके पास वापस आए। तो इसी प्रकार से वो सेना है कि वो जो नेता है या जो आपके साथी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनके साथ आप सद्व्यवहार करेंगे तो वो आपका रिगार्ड करेंगे, आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो अनुशासन में रहने के लिए ये अति आवश्यक है। उसे ही हम अनुशासित सैनिक कहेंगे, जो सद्व्यवहार रखेगा, जो अच्छा आचरण करेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा। उसके बाद अपने जो दल है उसकी भावना का सम्मान करेंगे, अर्थात जो अपने दल की भावना का सम्मान करके आगे बढ़ेंगे और देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी, अर्थात देशभक्ति के नियमों का वो अनुसरण करें। और उसके बाद सैनिक कार्यों में दक्ष होने चाहिए। वो कोई भी सैनिक कार्य करवाया जाता है तो उसके अंदर उसकी निपुणता होनी चाहिए, उसमें कुशलता होनी चाहिए और धार्मिक आस्था वो रख सकते हैं। जैसे जिस धर्म में उनका विश्वास है, जिस धर्म में उनकी आस्था है, उसको वो बरकरार रखें। उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। वो आस्था, वो विश्वास उनका बना रहे, इसलिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो ये अनुशासनशीलता के कुछ लक्षण हैं कि अगर ये लक्षण एक सैनिक में हैं तो वो अनुशासित सैनिक है। अगर ये लक्षण एक सैनिक में नहीं है तो हम उसको अनुशासनहीन सैनिक कहेंगे। अर्थात ये सैनिक जो है, इस जबरदस्ती इस सैनिक ने ये ऑप्शन
या ये क्षेत्र या ये फील्ड जो है वो चूज किया है, किसी न किसी मजबूरी में चूज किया है, लेकिन ये यहाँ पर इस मन से कार्य नहीं कर रहा, अर्थात इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं था, इस क्षेत्र में नहीं था, इसलिए वो उस सैनिक की रुचि नहीं बनेगी और वो अनुशासित भी नहीं हो सकता, वो अनुशासनहीनता फैलाएगा। वो और लोगों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा, अर्थात वो अपनी मेजोरिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि मुझे अकेला ना रहना पड़े, अर्थात कभी मुझे सजा मिले तो अकेले को ना मिले, इसलिए वो अपनी मेजोरिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और उसमें जो लक्षण अनुशासनहीनता के लक्षण हैं, वो आप जो हमने अनुशासनशीलता के लक्षण पढ़े, अगर वो वैसा नहीं करता, अर्थात उसके विपरीत करता है, उसके खिलाफ करता है, उसके विरोध में करता है, तो वो अनुशासनहीनता कहलाएंगे। जैसे अनुशासनहीनता का प्रमुख लक्षण अपने नेता व कमांडर के प्रति आस्था ना रखना, अर्थात उसके आदेश की पालना ना करना, दलगत भावना की कमी, जो हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा समूह है, उसमें हमारा विश्वास नहीं होता, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होता, राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर देशभक्ति और त्याग की भावना नहीं होती, और उसके बाद शारीरिक विभिन्नता की, हमारी शरीर में भी कुछ कमियां होती हैं, अर्थात हम शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं होते। देखिए, जब तक मानसिक रूप से हम तैयार नहीं होंगे तो शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं होंगे। योग्यता और दक्षता का अभाव भी अनुशासनहीनता फैलाता है। और आशंका का शिकार, अगर हम किसी आशंका का, मान लो किसी ने, देखिए शत्रु जो है युद्ध के समय में काफी अफवाहें फैलाता है, अगर हमें ये लगा कि शत्रु आपका भला कर रहा है, हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए ये चीजें हमें आगाह कर रहा है, इन चीजों के बारे में हमें बता रहा है, ये हमारे फायदे के लिए, अगर हमारी शत्रु के प्रति आस्था बन गई, अगर शत्रु के अंदर हमारा विश्वास बन गया, तो शत्रु का काम है वो हमारे अंदर आशंका फैलाएगा, वो हमारे अंदर भ्रम फैलाएगा, वो हमारे अंदर विचलित करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें आशंका में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर हम शत्रु की आशंका का शिकार हो जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है और हम अनुशासनहीन कहलाएंगे, अर्थात हमारे अंदर अनुशासनता नहीं है, क्योंकि हम अपने नेता के आदेश को नहीं मान रहे और शत्रु के आदेश को, या शत्रु के जो अफवाह है या रूमर है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये, इससे हम आशंका के शिकार हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर जो त्याग और बलिदान की भावना है उसमें कमी आएगी। और उसके बाद बताया गया कार्य के प्रति लापरवाही, अगर हम जो हमारा ड्यूटीज है, जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा बोध है, उसमें हम तमन्यता के साथ उसको पूरा नहीं करते, अर्थात कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं, तो उससे अनुशासनहीनता फैलती है। ये कुछ लक्षण थे जो एक सैनिक में पाए जाते हैं। तो क्योंकि सेना जो है बहुत बड़ी सेना है और एक एक सैनिक से मिलकर के वो सेना का ग्रुप बना है, सेना का समूह बना है, अर्थात सेना का संगठन बना है, और सभी सैनिक या सभी व्यक्ति जो है एक समान नहीं होते, उसमें से मैक्सिमम जो, या ज्यादातर जो, अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर जो सैनिक या ज्यादातर जो सैनिक होते हैं वो अनुशासनशील होते हैं, और कुछ सैनिक होते हैं जो अनुशासनहीन। ये तो आपको हर जगह मिलेंगे भाई, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे आप कोई फसल बोते हैं तो उस फसल, मान लीजिएगा आपने गेहूं बोया, मान लीजिएगा आपने धान बोया, तो उस धान में भी आपने देखा होगा कि लगभग जो है वो एक जैसे होते हैं, एक सिमेट्री में उनको फल आता है, और कुछ आपने देखे होंगे वो कुछ जल्दी निकल आते हैं और बाकी फसल से बड़े हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अड़क बीज। या वो अड़क बीज जो है वो हर जगह होते हैं, चाहे वो सेना में है, चाहे वो समाज में है, कहीं भी आप चले जाइए वो अड़क बीज आपको सही मिलेगा भाई, हर जगह मिलेगा, क्योंकि अगर वो फसल में भी मिल रहा है तो समाज में क्यों नहीं होगा, तो वो हर जगह होंगे। वो अनुशासन का काम है, अनुशासनहीनता फैलाना, लेकिन हमारा काम है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना। उसके बाद बताया गया है कि अनुशासन में अवरोधक तत्व कौन से होते हैं। भाई, अनुशासन को बनाए रखने में अवरोधक तत्व, जो रुकावट डालने वाले तत्व हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सैनिक में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि सैनिक जो है सेना में अनुशासित रहें, और साथ ही साथ उन प्रयत्नों पर पानी ना फिर जाए, साथ ही साथ उन प्रयत्नों या कोशिशों पर जो है
वो हमारी कोशिशें जो है नाकामयाब ना हो जाएं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और इस दृष्टि से उन तत्वों के ऊपर जो है विशेष रूप से प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो अनुशासनहीनता फैलाते हैं, अर्थात जो अफवाह फैलाते हैं, उनको उनके ऊपर हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो अनुशासन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई विचारधारा तो नहीं उत्पन्न हो रही। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके ऊपर ध्यान रखें, कंट्रोल रखें। और जो सैनिक अथवा सैनिक समूह का अनुशासन भंग करने की कोशिश करता है या उसमें जो सहायक बनने की कोशिश करता है, उनमें उनका हम ध्यान रखें। और वो कौन कौन से तत्व हैं जिससे हमारा अनुशासन भंग हो सकता है। सबसे पहले अवज्ञा। कि अवज्ञा से हमारा अभिप्राय है कि जैसे सैनिक जो है या जो हमारा कमांडर जो है, सैनिक जैसे ही आदेशों की अवज्ञा करना प्रारंभ करे, वहीं हमें सचेत होना चाहिए। अवज्ञा का मतलब होता है न मानना। जैसे हमें ये पता लगे कि सैनिक जो है वो हमारे आदेश की अवज्ञा कर रहा है, उसको नहीं मान रहा है, तो हमें वहीं सचेत हो जाना चाहिए और वह अनुशासन भंग करने का मन बना रहा है। देखिए, कई बार हम व्यक्ति के, आदमी के सामने वाले के चेहरे को देख करके या उसके फेस एक्सप्रेशन को देख करके जान लेते हैं कि अब इसका मूड ठीक नहीं है, इसको गुस्सा आने वाला है या ये परेशान हो चुका है। हम सामने वाले को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमने अवज्ञा के बारे में, ये अवज्ञा जो है वो अवरोधक तत्व है अनुशासन के अंदर। तो हमने उस चीज का पता लगाना चाहिए कि जो हमारा कमांडर है या कमांडर के आदेशों की पालना न करना, कई सैनिक होते हैं वो पालना नहीं करते, अर्थात उनको हमें पहचान लेना चाहिए, उनको हमें ज्यादा रूगण नहीं बनाना चाहिए, हम उनको उस समय अवॉइड करना चाहिए और उसके बाद उनको हमने समझाना चाहिए। तो ये होता है अवज्ञा, जो हमारे अनुशासन के अंदर रुकावट पैदा करता है। दूसरा, निष्क्रियता। निष्क्रियता से हमारा अभिप्राय है, निष्क्रियता जो है, जिस सैनिक में काम करने की इच्छा नहीं होती, वो काम नहीं करेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात उसके अंदर आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, और जो उन दोनों चीजें जो हैं वो अनुशासन को भंग करेंगे। अर्थात निष्क्रियता जो है आलस्य और प्रमाद को बढ़ावा देती है, और जो दक्षता का शत्रु है वो कुशलता खत्म करता है। आलस्य और जो प्रमाद है वो दक्षता को खत्म करता है, तथा बिना दक्षता प्राप्त किए सैनिक सदैव सैन्य कार्यों के प्रति भयभीत होते हैं, और यही भय या शक्ति जो है वो समूह के अंदर अनुशासनहीनता फैलाते हैं। तो हमें अपने सैनिकों को निष्क्रिय नहीं होने देना चाहिए, हमें उनको बिजी रखना चाहिए, हमें उनको व्यस्त रखना चाहिए, ताकि वो निष्क्रिय ना हो और सेना के प्रति लगातार काम करते रहें। और उसके बाद तीसरा जो बताया गया है, जो अनुशासन के अंदर अवरोधक तत्व है, अनुपस्थिति एवं भगोड़ा। कि कई बार हम एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे हमारी क्लास में बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो वो उनका हमें पता लगाना चाहिए कि वो भगोड़े क्यों हो रहे हैं या अनुपस्थित क्यों हो रहे हैं। अकारण अनुपस्थित होना अलग चीज है। देखिए, अगर किसी कारण की वजह से हम अनुपस्थित होते हैं, भाई कोई अर्जेंट वर्क है, कोई जनरल प्रॉब्लम है, उसके लिए अनुपस्थित होते हैं, तो जायज बात। अगर कोई अकारण अनुपस्थित हो रहा है तो उसका हमें पता लगाना चाहिए और उस समस्या को दूर करना चाहिए। कि अकारण कुछ भी हो सकता है, वो नशे का आदि हो गया है, कुछ और हो गया है, तो अन्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन चीजों का पता लगा करके हमें अनुशासन के अंदर अवरोध नहीं आने देना चाहिए। और उसके बाद बीमारी का बहाना बनाना, बीमारी व उसका बहाना बनाना। कुछ सैनिक जो कामचोर होते हैं वो बीमारी का बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से हमें उन चीजों का भी पता लगाना चाहिए और वो चीज हमें दूर करनी चाहिए, ताकि हमारी सेना के अंदर अवरोध या रुकावट पैदा ना हो। और उसके बाद आता है जो अवरोधक तत्व है, वो है काल गर्व। कई बार जो होती है, ये वेश्याएं जो होती हैं, वो हमारे सैनिकों को चंगुल में फंसा लेती हैं। और एक व्यक्ति की या एक पुरुष की जो कमजोरी होती है वो होती है स्त्री। और स्त्री जब उनको चंगुल में फंसा लेती है तो वो उनसे उनकी योजनाओं के बारे में पता करती रहती है। और अक्सर जो है युद्धों के अंदर इन काल गर्लों का इस्तेमाल किया जाता है, सैनिकों को अपने चंगुल में फंसाया जाता है और चंगुल में फंसा करके
फिर उनसे उनकी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है कि आपके सेनापति ने आपको किस प्रकार के आदेश दिए हैं, किस प्रकार की आपकी योजनाएं हैं, क्या क्या आपके पास हथियार हैं, कितनी आपके पास सेना है, इन सारी चीजों का वो पता लगा लेते हैं और शत्रु को जाकर के वो हमारी सारी योजनाओं को बता देते हैं। ये पुरुष की जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी का शत्रु लाभ लेने की कोशिश करता है। तो ये एक अवरोधक तत्व है, हमें अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखना चाहिए कि वो इन कालगर्भों के संपर्क में ना हो। उसके बाद अधिक मदपान, अधिक दारू। ये जो अधिक मदपान है, देखिए सेना में ठंडे इलाकों में जो मदपान इसलिए करवाया जाता है ताकि वो औषधि का काम करे, दवाई का काम करे। लेकिन कुछ सैनिक जो हैं फिर वो उसको औषधि ना मान करके ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वो होता है मदपान। कि उसको उसकी जो लिमिटेशन है वो क्रॉस कर जाते हैं, उसे हम बोलते फिर नशेड़ी हो गया है। अर्थात वो ज्यादा औषधि को छोड़ करके क्या उसको दवा के रूप में जो दिया जा रहा था उसको ना लेकर के वो उसका मिस यूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, और ज्यादा नशे में होने के बाद वो अपने होश खो बैठता है। अर्थात बेहोशी में वो गलत काम कर सकता है, अर्थात अनुशासन तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये भी एक अवरोधक तत्व है। और उसके बाद दोषारोपण, हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए एक दूसरे के अंदर, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए और एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। अर्थात बार बार दोष प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अनुशासनहीनता फैलाएंगे और हम कमजोर पड़ जाएंगे। उसके बाद बताया गया है कि अनुशासन के उपाय क्या क्या हैं, वो हमने पढ़ लिया कि दंड के द्वारा, और दूसरा पहले वही चीज जो हम पहले कर चुके हैं कि एक सुझाव के द्वारा और दूसरा दंड के द्वारा। पहले तो हम कोशिश करें कि सुझाव के द्वारा अनुशासन स्थापित करने के उपाय, पहले तो उनको भाईचारे से समझाएं और फिर भाईचारे से नहीं मानता है तो दूसरा तरीका हम अपनाएं कि दूसरे तरीका उनको सजा का प्रावधान रखें। लेकिन सजा जब दी जाए तो ये देख लीजिएगा कि कई बार जो है वो हम उस काम को जो करते हैं वो ठीक समझ करके करते हैं, हमें ठीक लगता है लेकिन हमारे कमांडर को वो चीज ठीक नहीं लगती, वो उनको गलत लगती है, उनके नजरिए में वो चीज गलत है, हमने जो किया है वो ठीक है। ये चीज का हमें पता कब लगेगा, जब हम उससे डिस्कस करेंगे। ये नहीं उसने ये कर दिया तो तुरंत उसके बाद उसको सजा का प्रावधान, पहले उसके बारे में हमने जानना चाहिए, क्या इसने जानबूझकर किया है या गलती से किया है। जानबूझकर किए गए कार्य की और गलती से किए गए कार्य की सजा सेम नहीं होना चाहिए। इससे जो है समूह के अंदर अनुशासनहीनता भी फैल सकती है। अगर हम गलत काम के लिए या अनजाने में किए गए काम के लिए सजा पाते हैं तो उससे फिर नफरत की भावना जो है सैनिकों में आ जाती है। तो इस चीज की पहचान हमें कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सैनिकों के अंदर जो है वो अनुशासनहीनता फैलेगी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सैनिक के महत्व, सैनिक कार्यों का महत्व, उसकी वर्दी, बैज, अधिकारियों के विशेष चिन्ह, उन्हें प्राप्त करने के साधन, सेना के नियम, आदेश देने एवं पालन करने की आवश्यकता, नियंत्रण एवं निर्देशन की जरूरत होती है, और ड्रिल की उपयोगिता आदि, ये हम उनको समय समय पर हमें उनको बताने चाहिए और सुझाव देने चाहिए कि इनका ये महत्व है, जिससे सैनिक समूह में उत्साह बढ़ता है और उस उत्साह से उनकी जानकारी के साथ साथ अनुशासन की भावना भी जागृत होती है। और उसके बाद बताया गया है कि दंड प्रक्रिया व विधि लागू करते समय हमें कुछ चीजें हैं जिनकी हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे किसी को दंड देते समय यह विचार एवं विश्वास कर लेना चाहिए कि दिए गए दंड का या जो सजा दी जा रही है उससे दंडित व्यक्ति के अंदर सुधार होगा या नहीं होगा, या अनुशासन सुधार की बजाय जो है वो उसके खिलाफ जाएगा, या जो सजा दे रहे हैं उससे उसके अंदर सुधार होगा या उसके अंदर बिगाड़ होगा या नहीं होगा, यानी कि वो सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जेल जो भी होती हैं उन सारी जेलों पर जेल नहीं लिखा जाता, सुधार गृह लिखा जाता है। तो हम उनको सजा दे रहे हैं लेकिन वहां उनको जहां उनको रखा जाता है वह सुधार गृह उसको बोला गया है। तो इसी प्रकार से जो हम दंड दे रहे हैं उस व्यक्ति से हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हम दंड दे रहे हैं
वो उतना ही है जितना उसने जितनी गलती की है उसको उतना ही दिया जा रहा है, उससे ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और दंड की मात्रा दिए गए अपराध के अनुकूल ही होनी चाहिए, और उसके बाद दंड देने में पक्षपात हमें नहीं करना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। जहां तक संभव हो सामूहिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए। जो गलती करता है उसी को सजा देनी चाहिए। और दंड में किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सकता। दंड का प्रभाव अविकसित मस्तिष्क के लिए जहां उपयोगी होता है, वहीं विकसित मस्तिष्क के लिए वो घातक भी सिद्ध हो सकता है। और लास्ट में बताया गया कि दंड प्रक्रिया में विधि की अंतिम व महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि दंड दिए जाने पर अपराधी की मानसिक स्थिति कैसी होगी, उन चीजों का हमें पता लगानी चाहिए। और जिन चीजों का पता लगा करके हमें उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए, अन्यथा नहीं। सामूहिक रूप से हमें सजा नहीं देनी चाहिए। जहां तक संभव हो सामूहिक रूप से हम उसको दंड ना दें। और किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरी यूनिट को दंड ना दें। अगर एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरी यूनिट को दंड देते हैं तो पूरी की पूरी यूनिट जो है वो बगावत भी कर सकती है कि हमने गलती नहीं की फिर भी हमें सजा मिल गई। तो इसलिए हम सामूहिक रूप से दंड ना दें, क्योंकि उनमें क्रोध उत्पन्न होता है और उससे प्रतिकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो बदले के रूप में कभी भी घातक फैसले ले सकती है। वो मौका पा करके फिर बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अनुशासन में रह सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा अनुशासन समाप्त होता है। कल से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और कोई बच्चा बेटा जो बाद में आया हो अपना रोल नंबर लिख दे चैट के अंदर। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।